हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने राजस्थान के इतिहास की जो पृष्ठभूमि थी, इतिहास को जानने के जो स्रोत थे, उनको पढ़ा। और आज के इस वीडियो में एक शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज से 2-4 जितने भी वीडियोज़ होंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बड़े एग्जाम में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सिलेबस होता है। तो उसमें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, इस प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम पहले से ही जो 12+ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो अब से ही जीके को तैयार कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएँ। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो हेडिंग डाल देता हूं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यानी राजस्थान में ऐसे कौन से स्थल है जहां से पुरातन काल या फिर प्राचीन काल की जीवन जीने या फिर लोगों के निवास स्थलों का पता लगा है, या ऐसे प्राचीन अवशेष मिले हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर हजारों वर्ष पहले मानव जीवन था, या यूं कहें कि यहाँ पर किसी एक खास प्रकार की व्यवस्थाएं रही होगी, समाज रहा होगा, मानव रहे होंगे, तब जाकर इस प्रकार के अवशेष आज हमें उन स्थलों से मिल रहे हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जब जब आप सभ्यताएं पढ़ेंगे तो सबसे पहले और जिस सभ्यता को या सिविलाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई है या जिन सभ्यता को हम पढ़ते हैं वो है कालीबंगा। तो आज की हमारी पहली सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, इसकी अवस्थिति क्या है? इससे पहले बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, नामकरण कैसे हुआ। तो यहां पर ज्यादा मात्रा में काले रंग की चूड़ियां मिली है, काले रंग की चूड़ियां। याद रखना, बहुत छोटे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो यही पूछते हैं कि कालीबंगा का नामकरण कैसे हुआ। तो वहां पर अधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण कालीबंगा नाम पड़ा। चलिए, जीके पढ़ने वाले सभी बच्चे, जीके में ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जो सबको पसंद है। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो वो जीके का सबसे बेस्ट टॉपिक ज्योग्राफी को मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी होता है। तो जब भी आप जीके इतिहास पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें जीके में, तो जितना ज़्यादा आप लिखित और रिटन वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही ज़्यादा याद होगा। इसकी अवस्थिति देख लेते हैं पहले। ये राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है। नीचे क्या है, कौन कौन से जिले आते हैं उनको एक बार छोड़ दीजिए। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं। गंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं, इन जिलों की बात करें तो आपको पता है कि हाल फिलहाल सेवण घास, ये भी प्रश्न बनता है कि कहाँ पर अधिक होती है, तो जैसलमेर। तो यहाँ एक क्या है, नदी बहती है जिसे आजकल घग्गर नदी कहते हैं, और ये पहले सरस्वती नदी के या नाम से जानी जाती थी। ये जैसे वर्तमान में घग्गर कहते हैं, ये ज़्यादा गंगानगर से आगे नहीं बढ़ती, सूरतगढ़ से। कभी कोई ज़्यादा बारिश हो तो इसका बहाव आगे होता है, बाकी ये यहीं तक रहती है। और ये नदी उस प्राचीन एक नदी के
पद चिन्हों पर चलती है सरस्वती की। तो सरस्वती नदी के अवशेष आगे यहाँ जैसलमेर तक मिलते हैं। एक नदी यहाँ पर, यहाँ इसमें आकर यहाँ मिल जाती है, और ये नदी द्वैस्वती। ये कोई नहीं पूछेगा, फिर भी इस सभ्यता को पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कहा जाता है ज़्यादातर लोगों का बसावट या जहाँ बसते हैं पानी के नज़दीक, क्योंकि खाने के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं। तो यहाँ पर नदियों के किनारे ये लोग बसे। ये स्थल है हनुमानगढ़ का, कालीबंगा। यहाँ पर हमारी आज की पहली सभ्यता हनुमानगढ़ जिला है। अवस्थिति की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला और वर्तमान घग्गर, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, उसके और द्वैस्वती, इस नदी के जहाँ पर संगम है, इससे थोड़ा पहले हनुमानगढ़ में इस कालीबंगा सभ्यता का अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग यहाँ पर निवास करते थे। बस ये तो थी इसकी अवस्थिति। अब बात करते हैं इस सभ्यता की खोज किसने की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष, याद रखना, कई बार पूछते हैं। बात करें इसके उत्खनन की कि इसका उत्खनन किसने किया, तो ये उत्खनन 1961 से लेकर 69 तक, लगभग एक दशक तक प्रसिद्ध नाम बीवी लाल और बीके थापर, इन दो व्यक्तियों ने, इनके निर्देशन में बीवी लाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर। अब हम बात कर लेते हैं जो ये कालीबंगा सभ्यता है, इनकी अवस्थिति का जो मैप या ड्राफ्ट कैसे था, ये कैसे बसी हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, इस तरफ आप जाइए, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। आप अगर बोर्ड की तरफ देखेंगे तो ये पश्चिम और ये पूर्व। अब जैसे ये नदी, मान लीजिए ये सरस्वती और ये द्वैस्वती, जिसे घग्गर कहते हैं ऊपर वाली को, यहाँ पर एक ऊपरी टीला है, थोड़ी ऊंची बचावट में एक स्थल है जिसे दुर्ग कहा गया, जिसे दुर्ग कहा गया। और यहाँ पर जो लोग बसे या यहाँ पर जिन लोगों ने निवास किया, ये लगभग 2500 ईसा पूर्वी के, यानी आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात करें तो ये समझें कि लगभग 2000 यानी 4-5 हज़ार का समय था। इन सभ्यता या इस स्थल को दुर्ग या फिर गढ़ी क्षेत्र कहा गया, गढ़ी क्षेत्र। अब इस गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग के आसपास क्या मिला, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अनाज के साक्ष्य, ज़्यादातर जितनी भी सभ्यता हैं वहाँ पर अनाज के साक्ष्य मिले हैं। ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि किस स्थल से अनाज के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग निवास करते थे वहाँ पर अनाज रहा होगा। ये अंडरस्टूड है, समझी हुई बात है। तो यहाँ पर गेहूं और जौ, एक बात स्पेशल है, गेहूं और जौ, इन दोनों को एक साथ बोया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। या यूं कहें कि जुते हुए खेत मिले हैं, इस गढ़ी क्षेत्र से जुते हुए खेत मिले। और उस जुते हुए खेत में कौन से अनाज के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के।
याद रखना, गेहूं और जौ दोनों गढ़ी क्षेत्र। अब गढ़ी क्षेत्र से हम हट जाते हैं क्योंकि ये जो है प्राक हड़प्पा कालीन माना जाता है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद हो सकता है कि इस स्थल का विनाश हो जाता है और बाद में जो निवास करते हैं लोग थोड़ा पूर्व की तरफ चल जाते हैं, ये पूर्व की तरफ अवस्थित हो जाते हैं या फिर विस्थापित हो जाते हैं और यहाँ इस क्षेत्र को कालीबंगा का नगर क्षेत्र कहा गया। इसीलिए इस कालीबंगा को नगरीय जो सभ्यता है वो भी मानी जाती है। अब हम केवल और केवल इस नगरीय क्षेत्र को ही पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेष सामग्रियां मिली जिनसे कालीबंगा प्रसिद्ध है और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना, पूर्व की तरफ जो स्थल था उसे नगर क्षेत्र कहा जाता था और पश्चिमी की तरफ था उसे दुर्ग क्षेत्र या फिर गढ़ी क्षेत्र। अब जब हम बात करते हैं नगर क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो नगर था इनमें जो मकान बने हुए थे, मकान, पहली बात हम मकानों की कर लेते हैं, उनके क्या हाल थे। तो इन मकानों में जो ईंटें यूज हुई है वो 30 × 20 × 10 इस आकार में ईंटें मिली है। अब जब मकान की बात करें तो ये कच्चे थे, यहाँ ईंटें मिली वो भी कच्ची थी। बात करें इसकी छत की, तो इन मकानों की जो छत थी वो दो तरह से ढलानदार थी और इन ढलानों को लकड़ी से निर्मित किया गया। यानी आप कभी पूछ ले, बहुत गहराई तक जाएं कि कालीबंगा के क्षेत्र में मिले मकान के जो छत थी वो किससे बनी हुई थी, लकड़ी से या फिर लोहे से या धातुओं से। तो यहाँ पर ये लकड़ी से बनी हुई थी। बात करें, ये सीखना चाहिए कालीबंगा से कि इसका नगर क्षेत्र था, वहां से जल निकासी की शानदार व्यवस्था थी। आज भी कई क्षेत्रों में ऐसी जल निकासी की व्यवस्थाएं हम देखते हैं। हर क्षेत्र में बारिश के दौरान जल भराव हो जाता है, बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी शहरों से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती। परंतु इस प्राचीन काल में, ये लगभग जो 2300 ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय भी जो जल निकासी की व्यवस्था, पक्की नालियां बनाई गई थी, चाहे उसे किसी स्टोरेज में जल को एकत्रित करना हो या गंदे पानी को बाहर निकालना हो, ये सब व्यवस्थाएं की गई थी। अब बात करें यहाँ पर जो घर बने हुए थे, मान लीजिए ये सड़क है और ये सड़क है, ये सड़क है। कालीबंगा में सड़कें समकोण काट रही थी, देखिए समकोण काटती हुई सड़कें। बिल्कुल एकदम समकोण काटती थी और इनके जो घर थे वो यहाँ पर अवस्थित थे, इन सड़कों के किनारे अवस्थित थे। इनके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। कहने का मतलब यहाँ की सड़कों का जो निर्माण था वो भी एक व्यवस्थित रूप से किया गया था। अब चलिए और इस क्षेत्र की बात करें तो एक प्रसिद्ध, जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको आप नोट करें और जो शेष रह जाएगी उनको हम, जो मुख्य बातें हैं वो हम पहले कर रहे हैं। और यहाँ पर 7 अग्निवेदियां मिली। अब बताइए अग्निवेदियां किसे कहते हैं? हवन कुंड को। आजकल जो भी हम हवन कुंड करवाते हैं तो वहाँ पर अग्निवेदी बनाते हैं, उसमें जो भी घी है, नारियल है, जो भी धूप किया जाता है, ये हम तो टेम्पररी या फिर ट्रांजिट जो अग्निवेदियां हैं वो बनाते हैं, परंतु वहाँ पर व्यवस्थित और जो परमानेंट स्थायी अग्निवेदियां मिली है वो भी 7, एक नहीं 7 अग्निवेदियां मिली है। और इन अग्निवेदियों के पास में क्या मिले हैं? एक तो अनाज
और हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। अनाज के साथ साथ इन अग्निवेदियों के पास हड्डी के टुकड़े मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा के समय, या यूं कहें कि ये जो हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पा का तो गढ़ी क्षेत्र था और हड़प्पाकालीन जो नगरीय क्षेत्र था, इस समय भी प्राचीन काल में बलि प्रथा प्रचलित थी, यानी बलि दी जाती थी। तभी तो इन बलि प्रथा प्रचलित थी। कभी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा से संबंध रखता है? नीचे ऑप्शन में दे दें, कालीबंगा से बलि प्रथा के अवशेष मिले हैं। दूसरा दे दे, कालीबंगा से समकोण काटती हुई सड़कों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था मिली है। और एक कह दें, कालीबंगा से लोहे के पर्याप्त औजार मिले हैं। तो कौन सा संबंध नहीं रखता? लोहे का। लोहे की यहां पर कोई वस्तु नहीं मिली। अब और कालीबंगा में विशेष कौन सी चीजें मिली है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, कब्रगाह मिली है। कब्रगाह मिली है, इसका मतलब प्राचीन काल में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। और जो मानव कंकाल मिले हैं, एक खोपड़ी मिली है मानव की। क्या मिली है? खोपड़ी। खोपड़ी में जगह जगह छेद है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या लगाया जाता है कि इस कालीबंगा के टाइम में या इस सभ्यता के समय, प्राचीन काल में, यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा में प्रवीण थे। शल्य चिकित्सा में प्रवीण थे, यानी खोपड़ी के अंदर छेद किए हैं, अंदर के नट बोल्ट को खोला है, इसका मतलब वो कहीं न कहीं शल्य चिकित्सा में प्रवीण थे, परफेक्ट थे, तभी तो ये ऑपरेशन किया है। अब बात करते हैं यहां पर और जो सामग्री मिली है, इसमें एक महिला कुमारी अंकित सिक्का मिला है और एक मातृ देवी की मूर्ति या फिर उसकी कोई प्रतिकृति मिली है। ये कांसे की है। किसकी है? कांसे की। अब इन दो पॉइंट से हम समझते हैं कि एक तो महिला कुमारी अंकित, यानी कोई महिला की पिक्चर का सिक्का मिला है, दूसरी कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है और ये कांसे की है। अब इन दो पॉइंट से हम समझते हैं कि ये जो हड़प्पाकालीन सभ्यता, खास तौर से कालीबंगा में जो समाज था, ये मात्र सत्तात्मक था। यहां प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत रही होगी, इसलिए इस प्रकार के अवशेष मिले हैं। और बात करें, ये जो सभ्यता है दुर्गीकृत भी है, मतलब दुर्ग भी है और नगरीय भी है, मतलब ग्रामीण परिवेश यहां पर नहीं मिला है। और बात करें, अगर धातु की बात करें, तो यह सभ्यता कांस्य युगीन है। यह सभ्यता कांस्य युगीन है। यहां पर कांस्य धातु के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं, सिक्के मिले हैं, या फिर ऐसी कोई प्रतिकृति या फिर मूर्तियां मिली है। यहां पर मृद भांड, वो भी काले रंग के बहुत सारे मिले हैं। मृद भांड काले रंग के यहां से प्राप्त हुए हैं। और जो खड़िया मिट्टी है, खड़िया मृदा है, इसके भी पात्र, जो पात्र है या फिर बर्तन है, मिले हैं। बहुत अधिक मात्रा में खड़िया मिट्टी और काले रंग की जो मृदा है,
उनके बर्तन मिले हैं। यहाँ पर और भी छोटे छोटे खिलौने मिले। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खिलौने मिले इनसे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में भी छोटे बच्चों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाता था। और यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप के साक्ष्यों के साथ साथ बात करें यहाँ पर और क्या, तो यहाँ पर एक खास याद रखना, सींग वाले मानव। सींग वाले मानव तो नहीं मिले हैं, परंतु सींग वाले मानव की आकृति मिली है। यानी यहां पर एक आकृति मिली है जिनका जो मानव का सिर है वहां पर सींग है, सिर के ऊपर बैल की तरह सींग बने हुए हैं, तो सींग वाले मानव की आकृति मिली है। अब बात करते हैं इस कालीबंगा। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ये सभ्यता हड़प्पाकालीन यानी जिसे कहें प्राक हड़प्पा और मध्यकालीन हड़प्पा सभ्यता सम्मिलित है या उसके काल की है। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता एक ही है, यह आप दिमाग में बैठा लें। बार बार जब भारत की सभ्यताएं पढ़ेंगे, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, तो वहां पर हड़प्पाकालीन या फिर सिंधु सभ्यता एक ही है। अब बात करें कि भी इतनी व्यवस्थित सभ्यता होते हुए भी इसका पतन कैसे हो गया। तो ये पतन के कारणों की बात करें तो कई ऐसे लोग कहते हैं कि ये भयंकर अकाल पड़ने के कारण इनका पतन हो गया। खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं रही और जो नदियां थी ये सूख गई, पीने का पानी नहीं था, इसलिए ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा एक KUR कैनेडी, ये एक अंग्रेज थे। इन्होंने इस सभ्यता का पूरा जो भी यहाँ की वस्तुएं थी यहाँ आकर अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई न कोई संक्रामक रोग के कारण जो फैल गया मानव में और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो बस ये थी कालीबंगा सभ्यता जो मैंने आपको इस आज के लेसन में पढ़ाया है। कई एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आज ही अपनी नोटबुक में इस सभ्यता से संबंधित जो भी स्पेशल पॉइंट्स थे उनको नोट डाउन करें और याद रखें। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और सभ्यता के साथ हम राजस्थान इतिहास सीखेंगे या जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास एंड थैंक्स।